Good evening, everyone. Welcome back. So, today we are going to revise chapter 10 Tax Invoice, Credit and Debit Notes. In this chapter, we are going to revise section 31 Tax Invoice, section 31A Facility of Digital Payment to Recipient, New Amendment, section 34 Credit and Debit Note, section 32 Prohibition of Unauthorized Collection of Tax, section 33 amount of tax to be indicated in tax invoice and other documents. So in total we are going to revise 5 sections in this chapter. Important sections in this chapter: section 31 tax invoice, section 34 credit and debit note, section 31 टैक्स इनवॉइस ये हमने कवर कर लिया था चैप्टर 6 टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर। तो हमने कौन कौन से सब सेक्शन कवर किए थे ऑफ सेक्शन 31? सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 4, 5, 6 एंड 7 ऑफ सेक्शन 31 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 हमने रिवाइज किया था चैप्टर 6 टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर। तो वापस करने की जरूरत नहीं है। तो हमने उस समय क्या नहीं किया था? चैप्टर 6 टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर कौन सा सब सेक्शन कवर नहीं किया था? सब सेक्शन 3। ओके, तो चलिए सब सेक्शन 3 रिवाइज करते हैं। आप ये देख रहे हो कि जो जहां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर 10 मतलब बेसिकली पेज नंबर 232 पे, उसके अंदर मैंने एक समरी टेबल दिया है, टाइप ऑफ इनवॉइसेस अदर डॉक्यूमेंट्स स्नैपशॉट। आप टैक्स इनवॉइस कब इशू करोगे? जब टैक्सेबल सप्लाई हो, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो या दोनों की हो। यू आर गोइंग टू इशू टैक्स इनवॉइस व्हेन यू आर गोइंग टू इशू अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 1, 2, 4, 5, 6, 7 of section 31 of CGST Act 2017 read with rule 46 and 48। तो उसके हिसाब से आप टैक्स इनवॉइस इशू करोगे। टैक्सेबल सप्लाई ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू चार्ज टैक्स ऑन दैट। नाउ व्हाट इज सबसेक्शन 3? So let's see first subsection 3 clause A of section 31 of CGST Act 2017 read with rule 53 revised tax invoice। तो पिछले चैप्टर के अंदर हमने रिवीजन किया था सेक्शन 25 का रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के अंदर। इफ पर्सन इज सपोज टू टेक रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 और 24 ही नीड टू अप्लाई विद इन 30 days फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन he is supposed to take registration from 1st July 2020, he apply on 25th July 2020, and let's say registration certificate granted to him on 5th August, so he applied within 30 days, correct? तो उसने अप्लाई किया 30 डेज के अंदर। तो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको 5th अगस्त 2020 को मिला है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू बी 1st जुलाई 2020। ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। उसने 30 दिन के अंदर अप्लाई किया, उसको रजिस्ट्रेशन जो मिलेगा वो 1st जुलाई 2020 से मिलेगा। लेकिन जब वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड हुआ, क्या उसने बिजनेस बंद कर लिया? क्या नहीं किया ना, वो तो बिजनेस कंटिन्यू करता रहा, वो सप्लाई करता रहा। लेकिन क्या उस समय वो टैक्स इनवॉइस सीजीएसटी के हिसाब से इशू कर सकता था? नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था। तो बिटवीन दिस पीरियड ही वाज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि जब तक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग उसको रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बोल सकते। वो बिजनेस कंटिन्यू करता रहा, नॉर्मल कॉमर्शियल इनवॉइस इशू करता रहा। अब कॉमर्शियल इनवॉइस मतलब जो टैक्स इनवॉइस नहीं है, जो सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से इशू नहीं किया गया, तो नॉर्मल कॉमर्शियल इनवॉइस इशू करता रहा। अब उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो वो अब 1st जुलाई से 5th अगस्त के बीच में जो भी सप्लाई हुई है उसके लिए वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करेगा विद इन 1 मंथ। ठीक है? with the effective date of registration till the date of issuance of certificate of registration to him, he is going to issue revised tax invoice। अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन दिया है। अब होता क्या है कि B2C भी सप्लाई होती है। B2C मैंने आप लोग क्या बताया था? बिजनेस टू डायरेक्टली कस्टमर, एंड कस्टमर हु इज नॉट सपोज टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। वाई? बिकॉज ही इज इनएलिजिबल अंडर सेक्शन 16
16 क्या बोलता है अपने को, आपको इंटरलिंकिंग फटाफट करनी है। 16 क्या बोलता है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो जब एंड कस्टमर लेता है तो वो बिजनेस के लिए थोड़ी ना लेता है, तो इसलिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। तो बेसिकली टैक्स इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट आपको भी याद होगा जिसके बेसिस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, रेसिपिएंट के लिए टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट उसके पास होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस या अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट लाइक बिल ऑफ एंट्री, जो हमने चैप्टर 8 के अंदर रिवाइज किया था। तो B2C सप्लाई अगर इंट्रा स्टेट, तो ये रजिस्टर्ड पर्सन जिसने न्यूली रजिस्ट्रेशन लिया है, ठीक है, वो एक कॉन्सोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकता है। इंट्रा स्टेट के मामले में इंटर स्टेट सप्लाई उसने की है तो कॉन्सोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस उसको स्टेट वाइज इशू करना है। क्यों, प्लेस ऑफ सप्लाई, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जिस स्टेट में गुड्स या सर्विसेज या दोनों कंज्यूम हुई है उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगी, इसलिए स्टेट वाइज। गवर्नमेंट डिटरमाइन कैसे करेगी कि किस स्टेट को रेवेन्यू देनी है, तो इसलिए स्टेट वाइड कॉन्सोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट एक्सीड 2,50,000। ठीक है, तो कॉन्सोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस का भी कंसेप्ट है, क्योंकि काम बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्लोज ए ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31। देन क्लोज बी, consolidated tax invoice in specified B2C supplies। आप किराना की दुकान पे जाते हो, ठीक है, और एक चॉकलेट लेते हो या कोई छोटा मोटा आइटम लेते हो, चिप्स लेते हो, चिप्स का पैकेट। अब वो बेचारा अगर हर चीज के लिए इनवॉइस इशू करने लग गया, टैक्स इनवॉइस, अब आप B2C मतलब बेसिकली आप एंड कस्टमर हो, सप्लाई B2C है, तो उसके लिए जो टैक्स इनवॉइस इशू करने की कॉस्ट होगी वो ज्यादा हो जाएगी। एक चिप्स का पैकेट आप लेते हो 5 रुपए का या कुरकुरे का लेते हो, उसका मार्जिन उसमें 1 रुपया होगा और वो आपको टैक्स इनवॉइस प्रिंट आउट देगा, जो टैक्सेबल सप्लाई है, तो आपको नहीं लगता उसके साथ जाती है। तो इसीलिए क्लोज बी ऑफ सेक्शन सब सेक्शन 3 सेक्शन 31 रीड विथ रूल 46 कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस सच पर्सन कैन इशू, कब इशू कर सकता है वो, if value of goods or services of both supplied is less than 200 rupees subject to such condition and in such manner age may be prescribed। क्या कंडीशंस है, बहुत सिंपल है, कहाँ गया कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, when the supply is less than 200 rupees, okay, or the recipient is not registered person एंड द रेसिडेंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। यानी आप चिप का पैकेट लेते हो चिप्स का और आप बोलते हो नहीं मेरे को इनवॉइस चाहिए, तो उसको इनवॉइस देना पड़ेगा, पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन लेता है तो 5 रुपए के चिप्स के लिए भी उसको टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस मामले में आपको क्या कर सकते हो आप, मतलब जो सप्लायर है एंड ऑफ द डे एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर देगा। यहां भी उसकी सप्लाई की वैल्यू लेस देन 200 रुपीज है, पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है यानी रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है एंड रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। तो ये सब वो क्लब करके एंड ऑफ द डे के अंदर कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर देगा। लेकिन ये प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, मूवी थिएटर है सबके, मल्टीप्लेक्स। आप मल्टीप्लेक्स में जाते हो 100 रुपए की टिकट लेते हो, आप अनरजिस्टर्ड हो, करेक्ट, आपको इनवॉइस की भी जरूरत नहीं है, वो टिकट इशू करता है आपके लिए, वो टिकट काफी है, लेकिन उसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअली उसके लिए कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस का फंडा नहीं है। ओके, फिर क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 रीड विथ रूल 49 बिल ऑफ सप्लाई। कोई सप्लाई एग्जम्प्ट है, तो मैंने टैक्स इनवॉइस के बारे में क्या बोला था कि जब सप्लाई टैक्सेबल है उसके अंदर आप टैक्स वसूल कर रहे हो, देन यू आर गोइंग टू इशू टैक्स इनवॉइस। अगर एग्जम्प्ट सप्लाई है देन यू आर गोइंग टू इशू बिल ऑफ सप्लाई। एंड इन कंपोजिशन स्कीम विच वी डिस्कस अंडर सेक्शन 10, ठीक है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 1.5 करोड़ और 75 लाख वाली कंपोजिशन स्कीम, और दूसरी स्कीम जो मेनली सर्विस प्रोवाइडर के लिए लॉन्च की गई है,
subsection 2A, erstwhile notification number 2/2019 dated 7/3/2019, वो लोग रेसिपिएंट से टैक्स वसूल नहीं कर सकते. सप्लायर हु ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम रेसिपिएंट, so they also need to issue bill of supply. ठीक है. फिर इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई क्या है? रूल 46A. आप सुपरमार्केट में जाते हो, डी मार्ट के अंदर जाते हो, कुछ गुड्स एग्जम्प्ट होते हैं, कुछ टैक्सेबल होते हैं. आप बिलिंग काउंटर पे जाते हो, वो क्या सेपरेट करता है क्या? बेचारे बंदे के मालूम भी नहीं होगा कि 10,000 20,000 आइटम के अंदर कौन सा एग्जम्प्ट है, कौन सा टैक्सेबल है. तो बेचारा पहले तो बारकोड से चेक करेगा, अरे ये एग्जम्प्ट है इसको अलग करो, ये टैक्सेबल इसको अलग करो. फिर एक बिल ऑफ सप्लाई करेगा और एक टैक्स इनवॉइस करेगा. अभी हमने डिस्कस किया ना कि जो एग्जम्प्ट है उसके लिए बिल ऑफ सप्लाई और जो टैक्सेबल है उसके लिए क्या करेंगे? टैक्स इनवॉइस. तो उसके लिए फिजिबल है क्या? या सुपरमार्केट के लिए है क्या? नहीं है ना. तो इसलिए रूल 46 है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. तो वो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है इन केस ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स, सामने वाला अगर अनरजिस्टर्ड है तो. डिलीवरी चालान रूल 55 के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो हमने क्या क्या कर लिया? ए कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, बिल ऑफ सप्लाई भी कर लिया. अब डी. रिसिप्ट वाउचर. आप एक सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हो, वो बोलता है एडवांस में पेमेंट देते हो, तो आप एडवांस पेमेंट करते हो. ठीक है. मान लीजिए आप है ना मैरिज हॉल बुक करते हो, तो वो बुकिंग के समय एडवांस पेमेंट लेता है. जीएसटी एप्लीकेबल है, तो इफ इज टेकिंग एडवांस पेमेंट ही नीड टू इशू रिसिप्ट वाउचर. ओके. आपने एडवांस दिया, बाद में किसी वजह से, मान लीजिए कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोगों की शादियाँ कैंसिल हुई, तो आप बोलते हो भैया अब तो लॉकडाउन है, शादी हो नहीं सकती, तो जो मैंने एडवांस दिया है वो वापस दे दे अब तो. ठीक है. देन ही नीड टू गिव यू रिफंड वाउचर फॉर रिफंड ऑफ एडवांस मनी. अब रिसिप्ट वाउचर के समय ऐसा हो सकता है, कि मान लीजिए रेट ऑफ टैक्स मालूम नहीं है उस समय, तो रिसिप्ट वाउचर के अंदर उसको टैक्स जीएसटी मतलब मेंशन करना है. या ये भी नहीं मालूम है कि भैया ये इंटर स्टेट होगा कि इंट्रा स्टेट होगा. आपने बुकिंग का अमाउंट दिया, मान लीजिए वो ऑल इंडिया टूरिस्ट गाइड है, आप बोलते हो मैं बाद में डिसाइड करूंगा, अभी तो तू पैसा ले ले, बाद में डिसाइड करूंगा कहाँ जाना है. ठीक है. तो उस मामले में आप इंटर स्टेट लोगे कि इंटर स्टेट लोगे, क्या टैक्स रेट लोगे? तो इस मामले में जब टैक्स डिटरमाइनेबल नहीं है तो आप 18% टैक्स रेट लोगे इन रिसिप्ट वाउचर. सप्लाई इज गोइंग टू टेक 18% एंड ही इज गोइंग टू कंसीडर सच सप्लाई एज ए इंटर स्टेट सप्लाई. ठीक है. तो रिसिप्ट वाउचर एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एडवांस, इफ सपोज बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजन सप्लाई इज बीइंग कैंसल्ड, देन रिफंड वाउचर. ठीक है. ओके. देन सेल्फ इनवॉइस फॉर रिवर्स चार्ज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर. Section 31 subsection 3 clause F. Recollect Section 9 subsection 3, Section 9 subsection 4 of CGST Act 2017 and in IGST Section 5 subsection 3 and Section 5 subsection 4 of IGST Act 2017. So recipient supposed to pay tax under reverse charge. So in that scenario, if the inverse supply, remember I am talking about from recipient point of view. So for recipient it is inverse supply, he is supposed to pay tax under reverse charge. Okay. तो उस मामले में इनवर्स सप्लाई के मामले में अगर वो इनवर्स सप्लाई अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आ रही है, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, देन ही नीड टू इशू टैक्स इनवॉइस. तो वो अपने ऊपर ही टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इनवॉइसिंग. एंड दिस इज कंप्लीटली न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस इन जीएसटी. लेकिन यू नीड टू कीप इन माइंड अगेन अनरजिस्टर्ड सप्लाई, यानी कि रजिस्टर्ड सप्लायर से इनवर्स सप्लाई है तो सेल्फ इनवॉइसिंग नहीं करनी है. अब रेसिपिएंट जब सच सप्लायर को, जिसके ऊपर मतलब जो सप्लाई आई है विच इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, व्हेन ही इज गोइंग टू मेक द पेमेंट, ही नीड टू इशू पेमेंट वाउचर. सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लोज जी, रीड विथ रूल 52. ओके. तो ये सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 का डिस्कशन कंप्लीट होता है. क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन सेक्शन 34.
ओके, तो ये सेक्शन 31 कंप्लीट। की पॉइंट फॉर टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, देयर नो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब इन जीएसटी। तो फॉर्मेट हु कैन डिसाइड? सप्लायर कैन डिसाइड, ही इज फ्री टू डिसाइड। कंटेंट बताया गया है कि जीएसटी रूल्स के अंदर हम देखेंगे रूल 46 के अंदर कि ये कंटेंट होना चाहिए, वो कंटेंट होना चाहिए। वो कंटेंट ऊपर लिखे नीचे रखे, एक एक डिस्क्रिप्शन नीचे लिखे ऊपर लिखे, इट इज अप टू द ओके। इनवॉइस में बी इशूड मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली। signature or digital signature of the supplier or his authorized representative shall not be required in case of issuance of electronic invoice in accordance with the provisions of the Information Technology Act 2000। ठीक है, यही सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है बिल ऑफ सप्लाई के मामले में, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी, एफआई इंक्लूडिंग एनबीएफसी एंड टिकट इशूड फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? supplier who is supplying taxable goods or services, but if such supply is subject to reverse charge and registered person receiving recipient is going to issue if it is from unregistered supplier। अगर जियो रेटेड सप्लाई है तो टैक्स इनवॉइस के ऊपर बेसिकली ये एंडोजमेंट होना चाहिए, सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट, सप्लाई टू एससीजेड यूनिट, एससीजेड डेवलपर फॉर ऑथराइज पेमेंट ऑन ऑथराइज ऑपरेशन ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अगर रिबेट स्कीम उसने ऑप्ट किया, रिमेंबर 2 स्कीम्स, और अगर वो एलयूटी बॉन्ड फर्निश करता है तो वो लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कंजिक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स इन वन और मल्टीपल सीरीज। यहाँ जोड़ी नहीं, एक ही सीरीज, मान लो उसकी अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वो मल्टीपल सीरीज मेंटेन कर सकता है। 16 कैरेक्टर्स not exceeding 16 character, it may combination of alphabet, numeral, special character, hyphen or dash and slash। okay, unique for financial year। ये जो 16 characters है ये स्टैंडर्ड है, तो सेम प्रोविजन इज आल्सो देयर फॉर बिल ऑफ सप्लाई, रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिवाइज टैक्स इनवॉइस एंड क्रेडिट एंड डेबिट नोट। अब जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई वो जिसको नोटिफाई करेंगे उसको क्यूआर कोड भी देना है टैक्स इनवॉइस के साथ में। ठीक है, तो क्यूआर कोड भी होना चाहिए टैक्स इनवॉइस के अंदर, बिल ऑफ सप्लाई के अंदर। अब सीबीआईसी ने एक सर्कुलर इशू किया था 18 फरवरी 2019 के अंदर, सर्कुलर नंबर 90/09/2019। इट इज बेसिकली दैट सप्लायर नीड टू मेंशन प्लेस ऑफ सप्लाई। वो क्या रहा था कि सप्लायर जो टैक्स इनवॉइस है उसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन नहीं कर रहा था, विच इज अकॉर्डिंग टू रूल 46 उसको मेंशन करना था। ठीक है, उसको मेंशन करना था, तो इसमें आप देख रहे हो क्या कंटेंट है, एक प्लेस ऑफ सप्लाई। क्यों प्लेस ऑफ सप्लाई जरूरी है गवर्नमेंट के लिए? भाई किस स्टेट को रेवेन्यू मिलने वाली है उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई जरूरी है। अगर वो मेंशन ही नहीं करेगा तो गवर्नमेंट को कैसे मालूम चलेगा कि भाई इस स्टेट को रेवेन्यू देनी है? तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई उन्होंने क्लेरिफाई किया कि भैया प्लेस ऑफ सप्लाई जरूर मेंशन करो। और मैंने बिल ये आपको डिस्कस कर ही लिया अपन ने, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई if taxable as well as exempted goods or services of both to an unregistered person, then invoice cum bill of supply can be issued according to rule 46A। these are the important content of tax invoice, both logical है, GSTN of supplier, GSTN of recipient if registered, consecutive serial number not exceeding 16 characters, name and address of the recipient if not registered, HSN SSC code, description of goods और सर्विसेज, क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई हमको कैसे डिटरमाइन करनी है? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15। करेक्ट, टैक्स रेट क्या है? सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी या आईजीएसटी, क्या अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर डिफरेंट देन प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स पेबल वेदर ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज सिग्नेचर। जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसके साथ में आपको HSN SSC कोड कितना डिक्लेयर करना है। तो अगर सप्लायर का टर्नओवर इज इक्वल और लेस देन 1.5 करोड़, नो नीड टू डिक्लेयर HSN SSC कोड। HSN कोड रिमेंबर 8 डिजिट, SSC कोड 6 डिजिट।
तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है टैक्स इनवॉइस के अंदर। अगर उसका 1.5 करोड़, मोर देन 1.5 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़ है, तो 2, मोर देन 5 करोड़ 4 डिजिट। ठीक है। इफ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मोर देन ₹50,000, तो फिर रेसिपिएंट का नेम एंड एड्रेस मेंशन करना है। ठीक है, ये डिस्कशन हमने किया था किसमें, प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर। रिकलेक्ट डिस्कशन चैप्टर 5 प्लेस ऑफ सप्लाई, मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया भी है ये। तो अगर 50,000 से ज़्यादा, 50,000 या 50,000 से ज़्यादा है, तो रेसिपिएंट का एड्रेस ऑफ डिलीवरी, ये सब रेसिपिएंट का डिटेल लिखना है, उसके बेसिस पे फिर पीओएस होगा। ये एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो 50,000 से कम है तो ये कब एप्लीकेबल होगा, सप्लाई मोर देन 50,000। ठीक है। ये टैक्स इनवॉइस जो हमने कंटेंट देखा था, ये एक फॉर्मेट है। रिमेंबर, देयर इज नो फिक्स फॉर्मेट गिवन बाय द गवर्नमेंट। कंटेंट होना चाहिए, फॉर्मेट सप्लायर डिसाइड कर सकता है, वो चाहे तो उसको नीचे ले ले। तो देयर इज नो फिक्स फॉर्मेट। नाउ रूल 48, मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस, यानी कितनी कॉपीज आप इनवॉइस की इशू करोगे। तो इन केस इफ इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, ट्रिप्लीकेट, ओरिजिनल कॉपी, किसके लिए, रेसिपिएंट के लिए, उसमें लिखा हुआ होना चाहिए ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट। डुप्लीकेट कॉपी बीइंग मार्क्ड एज डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर एंड ट्रिप्लीकेट कॉपी बीइंग मार्क्ड एज ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लाई। तो अगर अपन ऊपर इनवॉइस का फॉर्मेट देखे, इसके अंदर दिया भी है डुप्लीकेट, तो ये ऐसे मार्किंग होनी चाहिए। अब सप्लायर ऑफ सर्विस कितने इनवॉइस इशू करेगा सर्विसेज सप्लाई के लिए, 2 कॉपीज। ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन का वहाँ सवाल नहीं आता, तो ट्रांसपोर्टर की कॉपी गायब हो गई। डुप्लीकेट फॉर सप्लाई, और जो भी उसने इनवॉइसेज इशू किए है उसकी डिटेल उसको फर्निश करनी GSTR 1 के अंदर। अब इसके अंदर न्यू अमेंडमेंट है, सो दे इंसर्टेड रूल, सब रूल 4, 5, 6 इन रूल 48 related to e-invoice. So sub rule 4 of rule 48 empower the government to notify class of registered person who is going to upload the detail on common portal and going to issue invoice from there. मतलब वहाँ से वो डाउनलोड करेगा। तो अभी डिटेल आ रही है, आप लोगों के लिए रेलिवेंट नहीं है, आप इतना याद रखिए ई इनवॉइसिंग। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने किसको नोटिफाई किया है, whose aggregate turnover in a financial year exceed 100 crore rupees as a class of registered person who shall prepare invoice in terms of rule sub rule 4 of rule 48 of the said rules। तो उसको ई इनवॉइस बेसिकली हम लोग बोलते हैं। जो उन्होंने नोटिफाइड किए हैं वेबसाइट, वो है www.einvoice1.gst.gov.in। 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 10 वेबसाइट उन्होंने बनाई है। तो जिसका भी टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, aggregate turnover in a financial year, he need to upload the information। So basically like e-way bill, you can say he is generating invoice from there। तो गवर्नमेंट काम बढ़ाते ही जा रही है। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो प्लानिंग करो अच्छी तरह से। अब ये जो ई इनवॉइस की जो प्रोविजन है, 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होना चाहिए। अब इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इनका तो होता ही है। अब बैंकिंग कंपनी मान लीजिए NEFT कर दिया, उसके ऊपर वो सर्विस चार्ज दे दिया, अब उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा उसके लिए। तो 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, तो आपको नहीं लगता इलॉजिकल है बैंकिंग कंपनी के लिए जो मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन करती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला दिस प्रोविजन इज नॉट गोइंग टू अप्लाई ऑन इंश्योरर और ए बैंकिंग कंपनी और FI इंक्लूडिंग ए NBFC GTA पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सप्लाइंग सर्विसेज बाय दिस प्रोविजन by way of admission to exhibition of cinematographic films in multiplex screen। तो आइनॉक्स टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा, PVR 100 करोड़ से ज़्यादा, उनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्लियर। इफेक्टिव डेट क्या है इसकी, 1 अक्टूबर 2020, जो बहुत जल्दी आ रही है। हालांकि मेरे हिसाब से हो सकता है वो पोस्टपोन कर ले, देखते हैं। ठीक है। तो ये सब रूल 4, एवरी इनवॉइस issued by a person to whom sub rule 4 applies in any manner other than the manner specified in the said sub rule shall not be treated as an invoice। तो अगर इन्होंने
दूसरे तरीके से मान लीजिए अभी अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करके वो इनवॉइस इशू करते हैं, तो वैसा करा 1 अक्टूबर 2020 से जिसके ऊपर ये एप्लीकेबल है, तो माना जाएगा उसने इनवॉइस ही इशू नहीं किया, तो वो इनवॉइस ही नहीं है बेसिकली। सब रूल 6, द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 1 and 2 shall not apply to an invoice prepared in the manner specified in सब रूल 4। तो ये जो ट्रिप्लीकेट या डुप्लीकेट है ई इनवॉइसिंग होती है, तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, नहीं ट्रिप्लीकेट या डुप्लीकेट की जरूरत नहीं है। रिवाइज टैक्स इनवॉइस हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो इनवॉइस या डेबिट नोट इशू होता है इन परसुएंस ऑफ एनी टैक्स पेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 74, रीजन ऑफ फ्रॉड और एनी विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, या सेक्शन 129 सेक्शन 130, तो वहां पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। ये हमने चैप्टर 8 के अंदर भी देखा था, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर। तो उस इनवॉइस या डेबिट नोट पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट एडमिसेबल, ठीक है। सप्लायर परमिटेड टू इशू एनी डॉक्यूमेंट अदर देन टैक्स इनवॉइसेस, सेक्शन 31 subsection 2 and provision to section 31 subsection 1 read with rules 54 and 55। so insurance banking company FI NBFC, these are the optional information, serial number, address of the recipient of taxable service, these are the mandatory information, whatever other information is prescribed in the tax invoice under rule 46, such document may be issued made available physically electronically। इसके अलावा जो बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है या FI NBFC है, वो एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकते हैं, ओके, एट द एंड ऑफ मंथ। अब रिलायंस इंडस्ट्री है, डेली बेसिस पे कितने डिजिटल पेमेंट करवाती है या ऑनलाइन पेमेंट IMPS और NEFT सब करवाती है, बैंक चार्ज करती है। अब आप सोचिए अगर वो एक एक इनवॉइस इशू करेगा तो उसके कॉस्ट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस इज मोर देन एक्चुअली बैंक सर्विस चार्ज। NEFT पे वो 2 रुपए लेती है, उसके ऊपर टैक्स मान लीजिए 18% है तो 36 पैसा, उसके ऊपर अगर वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगी तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया कि भैया तुम लोग कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो मंथ एंड पे। तो रिलायंस को भी एक एक एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इनवॉइस इशू होने के बाद बैंक को भी एक एक अपनी बुक के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, रिलायंस को भी करनी पड़ेगी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, तो उसके लिए भी लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। तो इससे अच्छा ये है कि वह महीने भर के अंदर इतना उसकी सर्विस फी हुई, इसके ऊपर इतना टैक्स हुआ, रिलायंस ऑटोमेटिकली बैंक तो डेबिट कर ही देगी, रिलायंस इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा, ठीक है। GTA क्या मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, ग्रोस वेट ऑफ द कंसाइनमेंट, नेम ऑफ द कंसाइनर एंड द कंसाइनी, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरीज इन विच द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, डिटेल्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड। तो अगर देखो तो सब लॉजिकल है, details of place of origin and destination, GSTN of the person liable for paying tax, whether as consignor, consignee or GTA, other information as prescribed for tax invoice, supply of passenger transportation service, serial number, address of the recipient of taxable service, optional, ट्रेन की टिकट आप बुक करने जा रहे हो तो जरूरी नहीं आपको एड्रेस देना, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन एज प्रेस्क्राइब फॉर ए टैक्स इनवॉइस अंडर रूल 46, टैक्स इनवॉइस कैन इंक्लूड टिकट इन एनी फॉर्म बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। और ऐसे ही जो एग्जीबिशन मतलब सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन required to issue an electronic ticket, and the said electronic ticket shall be deemed to be a tax invoice for all purpose of the act, even if such ticket does not contain the details of the recipient of service but contain the other information as mentioned under rule 46। आप जाते हो मूवी देखने के लिए PVR के अंदर, आइनॉक्स के अंदर, तो वो टिकट इश्यू करते हो, उसके अंदर आपका नाम होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता है ना। आप बोलोगे सर बुक माई शो से किया, तो आपकी लॉगिन डिटेल है, आपकी जगह आपका फ्रेंड भी जा सकता है, करेक्ट। तो इसलिए इन्होंने ये प्रोवाइड किया है, और ये जो प्रोसीजर है इवन द सिंगल स्क्रीन पीपल कैन फॉलो। डिलीवरी चालान रूल 55 इंपॉर्टेंट। अब डिलीवरी चालान कब इश्यू होता है? when there is a supply of liquid gas where the quantity at the time of removal from the place of business of the supplier is not known। क्योंकि क्वांटिटी परफेक्टली मालूम नहीं है तो परफेक्टली टैक्स इनवॉइस आप इश्यू नहीं कर सकते हो। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे? तो इसलिए उस मामले में डिलीवरी चालान
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, आप लोग मालूम है जॉब वर्क पे जब मटेरियल भेजा जाता है तो वो सप्लाई नहीं है, ठीक है, तो इसलिए टैक्स इनवॉइस तो इशू हो नहीं सकता, तो जॉब वर्क। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई, आपने आप हमने सेक्शन 31 के अंदर देखा था गुड्स सेंड ऑन अप्रूव और रिटर्न बेसिस। अब वो सप्लाई नहीं है तो आप किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे भेजोगे? डिलीवरी चालान के। आपने गुड्स रिपेयरिंग के लिए भेजा, किस बेसिस पे भेजोगे? डिलीवरी चालान के बेसिस। तो जो सप्लाई नहीं है किसके बेसिस पे? डिलीवरी चालान के बेसिस। अब डिलीवरी चालान में क्या क्या होना चाहिए? पहले तो बात 16 कैरेक्टर, वो तो फिक्स है। डिलीवरी चालान भी सीरियल नंबर होना चाहिए, नॉट एक्सीड इन 16 कैरेक्टर्स इन वन और मल्टीपल सीरीज। काफ़ी लॉजिकल है क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। डेट एंड नंबर of the delivery challan, name, address and GSTN of the consignor if registered, name, address and GSTN और यूनिक आइडेंटिटी नंबर ऑफ द कंसाइनी इफ रजिस्टर्ड, यानी अगर एम्बासी को आप भेज रहे हो तो। HSN एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ऐसे क्यों नहीं? डिलीवरी चालान है तो आप मूवमेंट कर रहे हो, करेक्ट, इसलिए HSN कोड। क्वांटिटी प्रोविजनल वेयर द एग्जैक्ट क्वांटिटी बीइंग सप्लाई इज नॉट नोन। टैक्सेबल वैल्यू, सप्लाई नहीं हो फिर भी आपको टैक्सेबल वैल्यू देखनी है। टैक्स रेट एंड टैक्स अमाउंट, GST, HGST, IGST, UTGST और सेस। POS इन केस ऑफ इंटरस्टेट मूवमेंट एंड सिग्नेचर। ओके, डिलीवरी चालान भी आपको 3 कॉपीज में बनानी है, ओरिजिनल फॉर कंसाइनी, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर एंड ट्रिप्लीकेट फॉर कंसाइनर। अगर आप डिलीवरी चालान के बेसिस पे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो यू नीड टू मेंशन दिस इन ई-वे बिल। ऐसा भी हो सकता है कि आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एंड द पर्पज इज सप्लाई बट द टैक्स इनवॉइस कुड नॉट बी इशूड एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई, द सप्लायर शैल इशू ए टैक्स इनवॉइस आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो किसी वजह से आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पा रहे हो तो आप डिलीवरी चालान के बेसिस पर सप्लाई करोगे और जैसे ही डिलीवर हो जाएगा आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना, ठीक है। सो आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स आपको बेसिकली आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स यू नीड टू इशू टैक्स इनवॉइस। अब इसके अलावा मान लीजिए गुड्स आप सेमी नॉकडाउन कंडीशन या कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन में भेज रहे हो। अब आप लोगों ने देखी होगी बड़ी बड़ी मशीनरी, तो वो एक ट्रक पे तो आ नहीं सकती, तो कुछ आप एक ट्रक पे भेजोगे, फिर दूसरे ट्रक पे भेजोगे, तीसरे ट्रक पे भेजोगे, लेकिन इनवॉइस तो एक ही होना है, इनवॉइस तो एक ही होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी बार आपका बेचेज में आप डिलीवरी दे रहे हो, टाइम पीरियड है, तो उस मामले में आप कैसे इशू करोगे? क्या इशू करोगे टैक्स इनवॉइस का? टैक्स इनवॉइस तो आपको इशू करना है लेकिन एक ही कॉपी इशू करोगे, मतलब वो ट्रिप्लीकेट में है लेकिन इनवॉइस तो एक ही है, तो आप क्या इशू करोगे उस समय एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? जब ये रिमूवल होगा तो क्या इशू करोगे? तो ये है सब रूल 5 ऑफ रूल 55। तो जब आप डिलीवरी दोगे बेसिकली इन कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन, CKD और SKD सेमी नॉकडाउन कंडीशन, आप रिमूवल ऑफ गुड्स जब पहला बैच जाएगा उसके पहले आप टैक्स इनवॉइस इशू कर दोगे। और मान लीजिए आप डिलीवरी दे रहे हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, तो डिलीवरी चालान प्लस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ये इनवॉइस आएगा। जो टैक्स इनवॉइस आपने इशू किया वो आपको पहले इशू करना है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस पहले के साथ, दूसरे के साथ और तीसरे के साथ। जब लास्ट जो बैच होगा उसमें डिलीवरी चालान प्लस ओरिजिनल, जो ये टैक्स इनवॉइस है वो ओरिजिनल आपको दे, ठीक है। टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई टू एकम्पनी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, तो जहां ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल 138, वहां पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस उसको क्या कैरी करना है? टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 46, या इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई या बिल ऑफ सप्लाई इन अ केस वेयर सच पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी ई-वे बिल। टैक्स इनवॉइस बाय ISD रूल 54 सब रूल 1 एंड 54 सब रूल 1E। ISD का काम क्या है? क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बेसिकली क्या डिटेल होनी चाहिए उसके इनवॉइस में? उसका GSTN, ठीक है,
जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, बेसिकली रेसिपिएंट का GSTN। फिर यहाँ भी 16 कैरेक्टर, ठीक है। डेट ऑफ इज इश्यू, अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड, वो सप्लाई तो कर नहीं रहा है तो इसलिए टैक्सेबल सप्लाई अमाउंट की जरूरत नहीं है, कितना टैक्स अमाउंट है, जो भी ITC वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो, और सिग्नेचर। अब इसके अलावा रूल 54(1) ए भी है, सब रूल 1 है। ये बेसिकली बोल रहा है, मान लीजिए पुणे के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने एक सप्लाई लिया ऑल इंडिया लेवल पे। ISD अलग है जो रजिस्टर्ड है मुंबई के अंदर, ठीक है। तो ये पुणे वाला जो मतलब बेसिकली अंडर सेम पेन है, तो उसने सप्लाई ली ऑल इंडिया लेवल पे सर्विसेज की, ठीक है। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना, तो वो खुद तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, केवल ISD डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो उसके लिए रूल 54(1) है। तो जिसने ये पुणे वाले बंदे ने जो रजिस्टर्ड है पुणे के अंदर, और ISD भी मुंबई के अंदर, तो सेम कोर्ट के, सेम स्टेट कोर्ट के अंदर है, दोनों का सेम पैन नंबर है। तो वो क्या करेगा, ये रजिस्टर्ड पर्सन पुणे वाला उसको ट्रांसफर कर देगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट, और फिर वो ISD सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। रिमेंबर, ये पुणे वाला बंदा तो कर नहीं सकता, इसलिए रूल 54 सब रूल 1 है। तो ए रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम पेन एंड स्टेट कोड एज एन ISD में इशू एन इनवॉइस as the case may be, or a debit note or credit note to transfer the credit of common input services to the input service distributor which shall contain the following details। अब इसमें भी काफ़ी लॉजिकल है, किसका होना चाहिए सबसे पहले, नेम एड्रेस एंड GSTN ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, जो बेसिकली क्रेडिट ट्रांसफर कर रहा है उसकी डिटेल, 16 कैरेक्टर, वही सीरियल नंबर। GSTN किसका, जिसके जो सप्लायर है, जो उसको सप्लाई कर रहा है उसकी डिटेल्स, जिसका वो क्रेडिट ट्रांसफर कर रहा है, ओके। नेम एंड एड्रेस, अब GSTN किसका, ISD का। टैक्सेबल वैल्यू, रेट एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू बी ट्रांसफर एंड सिग्नेचर, ठीक है। सेक्शन 31A न्यू अमेंडमेंट फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट टू रेसिपिएंट्स। सो दिस section empower the government that they can prescribe, notify a class of registered person who shall provide prescribed mode of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both, okay। Section 34 credit and debit notes, subsection 1 and 2 related to credit note। credit note कब issue कर सकता है supplier, when taxable value or tax charge in that invoice is found to exceed the taxable value or tax पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, यानी जो टैक्सेबल वैल्यू या जो उसने टैक्स चार्ज किया इनवॉइस के अंदर वो ज़्यादा थी, तो उस समय वो क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। और वेयर द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रेसिपिएंट, या गुड्स रिटर्न आ गया, और वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट, सर्विसेज रिटर्न नहीं आ सकती इसलिए गुड्स का ही लिखा है रिटर्न का, या गुड्स या सर्विसेज या दोनों उसने जो सप्लाई की वो डेफिशिएंट है, तो केवल इन्हीं मामलों में वो क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। आपको ये बात खास तौर पे ध्यान रखनी है, व्हेन टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स चार्ज जो उसने इनवॉइस में चार्ज किया वो ज्यादा है, या फिर जो गुड्स सप्लाई की वो रिटर्न आ गया, या डेफिशिएंट है, जो मतलब मान लीजिए गुड्स की क्वालिटी में प्रॉब्लम है, या सर्विसेज का डेफिशिएंसी है, मतलब सर्विसेज जो भी उसने सप्लाई की है, तो केवल इन्हीं मामलों में वो क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए उसने सप्लाई की और रेसिपिएंट दिवालिया हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, तो वो क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता है क्या, नहीं। क्रेडिट नोट इश्यू करके वो क्या करेगा, टैक्स अमाउंट बेसिकली रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स के मामले में वो अलाउ नहीं है, यानी कि उसको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्या इन्हीं मामलों में जो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 34 लिखा हुआ है, उन्हीं मामलों में वो क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता है। किन मामलों में, टैक्सेबल वैल्यू उसने ज्यादा चार्ज की या टैक्स ज्यादा चार्ज किया इनवॉइस के अंदर, या गुड्स रिटर्न आ गया, या गुड्स या सर्विसेज डेफिशिएंट है, तो इन्हीं मामलों में वो क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता है। इसके अलावा कोई मामला नहीं हो सकता हो, ठीक है। उसका टाइम पीरियड क्या है, तो फाइनेंशियल 1920 का बेसिकली, जैसे नोट लेटर देन सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच सच सप्लाई वाज मेड, और द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर अर्लियर। तो ये डेट से तो आप वाकिफ हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में हमने काफी डिटेल में देखा। और क्रेडिट नोट कब अलाउ नहीं होगा, व्हेन इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन सच सप्लाई हैज बीन पास।
ठीक है। अब क्रेडिट नोट इशू करना इसका मतलब है टैक्स को रिड्यूस करना। मान लीजिए ये पीरियड के बाद उसको क्रेडिट नोट इशू करना है, तो क्वेश्चन ये आता है कि वो इशू कर सकता है कि नहीं कर सकता। ऑब्वियसली वो कर सकता है, वो कॉमर्स से क्रेडिट नोट इशू कर सकता है, लेकिन वो उसमें टैक्स रिड्यूस नहीं कर सकता। सेक्शन 34 सब सेक्शन 1 और 2 का मतलब ये है कि भाई आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, वो एक दो जनों के बीच की बात है, रेसिपिएंट और सप्लायर के बीच की बात। उसको डिस्काउंट देना दे सकते हो, ठीक है। मैंने आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर भी बोला था। तो आपको फिर कॉमर्शियल क्रेडिट नोट इश्यू करना है, वो टैक्स क्रेडिट नोट नहीं होगा, मतलब आप टैक्स लायबिलिटी कम नहीं कर सकते। तो 1000 वैल्यू थी, अब वो 900 हो गई है, और मान लीजिए ये पीरियड निकल गया, तो आपने 1000 के ऊपर 180 रुपीज चार्ज किया था, अब 900 पे लगेगा 18%। तो टाइम पीरियड निकल गया, आप 100 रुपीज पास ऑन कर सकते हो, लेकिन जो टैक्स पेमेंट किया था 180 वो का वही रहेगा, उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोविजन है ये इस मामले में बोल रहा है कि भाई इस टाइम पीरियड के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है, और टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हो। तो आपको 900 मतलब 100 के ऊपर 18 रुपीज आप पास ऑन वापस कर सकते हो, ठीक है। डेबिट नोट कब इश्यू करना है? जब टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स चार्ज जो आपने इनवॉइस में किए चार्ज किया है वो कम है, तो आप क्या करोगे? देन यू आर गोइंग टू इशू डेबिट नोट। इसके लिए कोई टाइम फ्रेम है क्या? इसके लिए कोई टाइम फ्रेम है क्या? नहीं। क्रेडिट नोट के लिए टाइम फ्रेम है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम होने वाली है, टैक्स रेवेन्यू कम होने वाली है, इसलिए टाइम फ्रेम है। डेबिट नोट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलने वाली है, तो कभी भी इशू कर सकते, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, कोई टाइम फ्रेम नहीं है डेबिट नोट इश्यू करने का। इसके अलावा इसमें लिखा है, ये देखिए, 1 और मोर टैक्स इनवॉइसेस। तो या तो आप एक टैक्स इनवॉइस जिसके ऊपर आपको मतलब बेसिकली क्रेडिट नोट इशू करना है, या तो वो एक इनवॉइस टू इनवॉइस आप करो, 1 इनवॉइस 1 क्रेडिट नोट, या आप बोलो कि अरे इस महीने के अंदर जितने भी टैक्स इनवॉइसेज है उसका मैं एक ही क्रेडिट नोट इशू कर दूं, तो वो भी आप कर सकते हो, वैसा ही डेबिट नोट के अंदर, ठीक है। फिर ये सर्कुलर नंबर 7246 2018 डेटेड 26 अक्टूबर 2018, हमने आईटीसी चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो जो रिटर्न ऑफ जैसे मेडिसिन है वो वापस आती है, तो उसको फ्रेश सप्लाई के रूप में ट्रीट किया जा सकता है। तो मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर फार्मा कंपनी को वापस देता है, फार्मा कंपनी ने उसको सप्लाई किया, वो एक्सपायर हो गई, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर इज बेसिकली रिटर्निंग बैक टू फार्मा कंपनी, तो वो उसको फ्रेश सप्लाई के रूप में ट्रीट करेगा। तो मान लीजिए 100 रुपीज़ के वो वापस रिटर्न कर रहा है मेडिसन, 18 रुपीज़ उसके ऊपर टैक्स है, तो फार्मा कंपनी क्या करेगी? उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगी, और जब भी वो डिस्ट्रॉय करेगी, क्योंकि एक्सपायर है तो डिस्ट्रॉय करना है, तो 18 रुपीज़ वो रिवर्स कर देगी। क्यों? सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज एच, डिस्ट्रॉय ब्लॉक क्रेडिट, करेक्ट? याद आया? तो ये फ्रेश सप्लाई ट्रीट करेंगे, तो एक ऑप्शन है फ्रेश सप्लाई ट्रीट करने का, तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर नया इनवॉइस रेज करेगा, ठीक है, नई सप्लाई ट्रीट करके उसके ऊपर टैक्स चार्ज करेगा। फार्मा कंपनी अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेती है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगी, और जब भी वो डिस्ट्रॉय करेगी तो वो रिवर्स करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है फार्मा कंपनी इसको क्रेडिट नोट दे दे, ठीक है। तो क्रेडिट नोट का टाइम फ्रेम आपको सेक्शन 34 के साथ में लिंक करना है, जो अभी हमने टाइम फ्रेम देखा था सितंबर एनुअल रिटर्न, तभी वो क्रेडिट नोट दे सकती है, तभी वो टैक्स रिड्यूस कर सकती है। लेकिन उस मामले में क्या होगा, ये क्रेडिट नोट तो दे देगी, और ये आईटीसी मतलब बेसिकली इसने जो भी आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया वो उसको अब कम करना पड़ेगा। लेकिन जब ये अब डिस्ट्रॉय करेगी, तो फिर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज एस के हिसाब से वो क्या रिवर्स करेगी? क्या रिवर्स करेगी? जो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो कॉस्ट है इस मेडिसिन को, मान लीजिए उसने जो भी रॉ मटेरियल सब कंज्यूम किया, उसको वो रिवर्स करेगी, ठीक है। तो इसके अंदर तो जो इसने क्रेडिट लिया पहले ऑप्शन के अंदर, वो रिवर्स करना जब डिस्ट्रॉय करेगी मेडिसिन को, एक्सपायर्ड गुड्स को। इसके मामले में जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी जिसके ऊपर उसने बेसिकली आईटीसी लिया, वो रिवर्स उसको करना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज एच। क्यों करना है? क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट है इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। सेक्शन 32 प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो जो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, और जो पर्सन रजिस्टर्ड है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही टैक्स कलेक्ट कर सकता है। सेक्शन 33 बोलता है
बेसिकली जो अमाउंट ऑफ टैक्स है इट नीड टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो वो इंडिकेट करना है क्लियरली। गुड्स मूव्ड विद इन द स्टेट और फ्रॉम द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अनदर स्टेट फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस एंड आर्ट वर्क सेंड बाई आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन। मुकेश अंबानी की बेटे की शादी है, ठीक है, बॉम्बे के अंदर। जयपुर की ज्वेलरी फेमस है, हैदराबाद की जो मोतियों के हार है वो फेमस है। तो मुकेश अंबानी ज्वेलर को फोन करता है, मेरे को आके दिखा लो, तो ज्वेलर भागा भागा जाता है सब डिजाइनर लेके, लेकिन वो सप्लाई हो गई क्या? नहीं हुई ना। वो दिखाएंगे, मुकेश अंबानी जी को पसंद आएगा, हाँ लेटेस्ट डिजाइन है, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेटेस्ट डिजाइन है तो खरीद लेंगे। और नहीं तो हो सकता है कि जयपुर का ज्वेलर वापस चले जाए, हैदराबाद वाला भी वापस चले जाए, और वो किसी और को बुला ले। तो जब ये घुस जा रहा है, या जब आर्टिस्ट अपनी आर्ट पेंटिंग एग्जीबिशन के अंदर भेज रहा है तो सप्लाई नहीं है, तो किसके बेसिस पे जाएगी वो? डिलीवरी चालान के। किसके बेसिस पे जाएगी? डिलीवरी चालान के बेसिस पे। और जब एक्चुअल में सप्लाई हो जाएगी तब टैक्स इनवॉइस कट होगा। तो ये सर्कुलर यही क्लेरिफाई कर रहा है, ओके, जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, सर्कुलर नंबर 10/10/2017 जीएसटी डेटेड 18/10/2017 and circular number 22/2017 GST dated 21/12/2017. So this complete revision of chapter 10. Thank you very much. Bye bye. All the best.